कल्पना कीजिए कि कोई इंसान 10 साल लगाकर एक बहुत ही शानदार करियर बनाता है। मतलब वो दिन रात मेहनत करता है। हाँ बिल्कुल, अपना खून पसीना एक कर देता है। एकदम। और वो उस क्षेत्र का एकदम विशेषज्ञ बन जाता है, अच्छी खासी कमाई भी कर रहा होता है। और फिर अचानक एक सुबह वो उठता है और उसे लगता है कि बस अब मुझे ये और नहीं करना। अरे बाप रे। हाँ, मतलब मुझे इस पूरे करियर को छोड़कर एकदम शून्य से कुछ बिल्कुल नया शुरू करना है। अब समाज और आसपास के लोग तो इसे पागलपनी कहेंगे ना। लोग तो यही कहेंगे कि इंसान भटक गया है या अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस गहराई से की गई चर्चा में हम ये साबित करेंगे कि ये कोई पागलपन नहीं है, बल्कि अ, बल्कि ये एक बहुत ही खास तरह के दिमाग की निशानी है। तो आज हम इसी विषय की पूरी परतों को उधेड़ेंगे। हाँ, और देखिए ये सिर्फ करियर बदलने की बात नहीं है। मतलब ये पूरी चर्चा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा जो इंसानी दिमाग है वो असल में नई चीजों को सीखता कैसे है। हाँ, और क्यों कुछ लोगों का दिमाग किसी एक ही विषय पर टिक कर काम करने से साफ इनकार कर देता है। सही कहा। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे दो बहुत ही अलग लेकिन गहराई से जुड़े हुए विचारों पर आधारित हैं। बिल्कुल। पहला स्रोत है जीना कियाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। और दूसरा स्रोत है मनोवैज्ञानिक एमिली वेपनेक की वो बहुत ही शानदार रिसर्च जो मल्टी पोटेंशियलाइट माइंड या जिसे हम एम टाइप दिमाग कहते हैं, हाँ। उस पर आधारित है। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प रिसर्च है है। ना? तो हमारा आज का मिशन यही समझना है कि सिर्फ जानकारियों का अंबार लगा लेने और उन्हें एक ढांचे में ढालकर असल जिंदगी में लागू करने के बीच क्या फर्क है। बिल्कुल, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जिन लोगों की एक ही समय में कई अलग-अलग क्षेत्रों में गहरी दिलचस्पी होती है, वे कैसे बिना किसी बोरियत या पहचान के संकट के अपना एक बेहतरीन रास्ता डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत एयर खटाना के लर्न टू लर्न सिद्धांत से करें, तो ये सिद्धांत आधुनिक युग की सबसे बड़ी बीमारी, जिसे वे जानकारी का भ्रम कहते हैं, उस पर सीधा वार करता है। हाँ, ये इल्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन आज के समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब आज इंटरनेट पर हर चीज मौजूद है। सब कुछ है। लोग दिन भर पॉडकास्ट सुनते हैं, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि वे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि वे ज्ञानी हो गए हैं। एकदम। लेकिन खटाना का मानना है कि ये सीखना नहीं है, ये सिर्फ सूचनाओं को निगलना है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि किसी ने दुनिया के सारे बेहतरीन नक्शे अपने पास जमा कर लिए हों, लेकिन उसे कंपास पढ़ना ही नहीं आता। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। हाँ, मतलब जानकारी पास में होना एक बात है, लेकिन उस जानकारी के आधार पर सही रास्ते पर नेविगेट करना तो बिल्कुल अलग बात है ना। बिल्कुल। ये नक्शे और कंपास वाला उदाहरण इस पूरी समस्या की जड़ को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। खटाना का जो टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम है वो इसी कंपास का काम करता है। अच्छा, तो ये कंपास काम कैसे करता है? देखिए, उनका कहना है कि किसी भी विषय में असली महारत तब तक नहीं आ सकती जब तक कि सीखने की प्रक्रिया को एक स्ट्रक्चर या संरचना न दी जाए। ये संरचना सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं है। इसमें 3 मुख्य हिस्से हैं। पहले समझना, फिर उसे लागू करना जिसे वे टेस्ट कहते हैं, और फिर सुधारना यानी स्कोर। रुको, अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो ये टेस्ट और स्कोर असल में काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। क्योंकि मतलब जब हम टेस्ट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत स्कूल वाले वो पर्चे याद आते हैं जहां बस रटकर जवाब लिखने होते हैं। हाँ, और यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। खटाना के सिस्टम में टेस्ट का मतलब कोई लिखित परीक्षा नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि जो ज्ञान हासिल किया गया है, क्या उसे किसी वास्तविक समस्या को सुलझाने में लगाया जा सकता है। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोडिंग सीखने के लिए 50 घंटे के वीडियो देख लिए। हाँ, जो अक्सर लोग करते हैं। बिल्कुल। और उसे लगेगा कि उसे कोडिंग आ गई। यही तो जानकारी का भ्रम है। लेकिन खटाना का सिस्टम कहेगा कि अब बिना वीडियो देखे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाकर देखो। और जब वो व्यक्ति कोड लिखने बैठेगा तो उससे सैकड़ों एरर मिलेंगे। एकदम सही। और यही जो एरर आ रहे हैं, असल में यही उसका टेस्ट है। अच्छा, और स्कोर का मतलब है उस नतीजे का आकलन करना? बिल्कुल। जब वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा तो जो गलतियां सामने आएंगी वो उस व्यक्ति का स्कोर है। समझ गया। ये स्कोर उसे बताएगा कि असल में उसकी समझ में कहाँ कमी रह गई थी।
इसके बाद वो वापस जाकर उस कमी को पूरा करेगा और फिर से टेस्ट करेगा। मतलब ये एक फीडबैक लूप है। हाँ, यही फीडबैक लूप, कोशिश करना, फेल होना, समझना कि क्यों फेल हुए और फिर दोबारा कोशिश करना, यही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है। क्या बात है। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर हमारा दिमाग केवल जानकारी सुनने से नए कनेक्शन नहीं बनाता। जब हम किसी चीज को लागू करते हैं और गलतियां सुधारते हैं, तब जाकर दिमाग के न्यूरॉन्स मजबूती से जुड़ते हैं और असली महारत हासिल होती है। तो मतलब खटाना के अनुसार सीखने के लिए एक बहुत ही गहरी एकाग्रता चाहिए। बिल्कुल, इंटेंस फोकस चाहिए। एक ही समस्या पर बार बार काम करना, उसे तब तक सुधारते रहना जब तक कि उसमें महारत हासिल ना हो जाए। लेकिन यहीं पे मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अच्छा, कैसा विरोधाभास? देखिए, ये जो टेस्ट एंड स्कोर का पूरा सिस्टम है, ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो किसी एक विषय के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन क्या होगा अगर किसी इंसान का दिमाग इस तरह की लगातार एकाग्रता से नफरत करता हो? मतलब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक ही समय में 10 अलग अलग चीजें सीखना चाहते हैं। वे एक दिन कोडिंग का टेस्ट और स्कोर कर रहे होते हैं, अगले दिन उन्हें गिटार बजाना सीखना होता है और तीसरे दिन वे मनोविज्ञान की किसी जटिल किताब में उलझे होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये खटाना का जो स्ट्रक्चर है वो एक पिंजरे जैसा महसूस होगा ना। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु उठाया है आपने, और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अच्छा। खटाना का टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम महारत हासिल करने का तरीका बताता है, लेकिन जब इस तरीके को एक ऐसे दिमाग पर लागू किया जाता है जो स्वभाव से ही एक जगह नहीं टिक सकता, तो समस्या खड़ी हो जाती है। और यही एमिली वैपनिक की रिसर्च आती है, राइट? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक एमिली वैपनिक अपनी रिसर्च में इसी तरह के दिमाग को मल्टी पोटेंशियलाइट या शॉर्ट में एम टाइप कहती हैं। तो ये एम टाइप दिमाग असल में आम लोगों के दिमाग से अलग कैसे होता है? मतलब क्या ये सिर्फ ध्यान भटकने की समस्या है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? नहीं, ये ध्यान भटकना बिल्कुल नहीं है। वैपनिक की रिसर्च स्पष्ट करती है कि एम टाइप लोगों का दिमाग प्राकृतिक रूप से कई अलग अलग सेक्टर्स और विषयों में एक साथ काम करने के लिए ही बना होता है। अच्छा, तो ये बायोलॉजिकल है? हाँ, जब ये लोग कुछ नया सीखते हैं या जब ये दो बिल्कुल अलग अलग विचारों को आपस में जोड़ते हैं, तो इनके दिमाग में डोपामाइन का भारी स्राव होता है। डोपामाइन मतलब वो रसायन जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। एकदम सही। मतलब उन्हें नई चीजें सीखने से वही किक मिलती है जो किसी विशेषज्ञ को अपनी फील्ड में गहराई तक जाने से मिलती है। बिल्कुल वही किक मिलती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब समाज इन एम टाइप लोगों को एक संकीर्ण विशेषज्ञता या नैरो स्पेशलाइजेशन वाले ढांचे में धकेलने की कोशिश करता है। हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल, कॉलेज और पूरी कॉर्पोरेट दुनिया का जो ढांचा है वो तो इसी तरह से बना है कि हर किसी को अंततः किसी एक ही विषय का विशेषज्ञ बनना पड़ता है। सही कहा। और जब एक एम टाइप इंसान को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी बाकी सारी रुचियों को छोड़कर सिर्फ एक ही काम करे, तो उसका डोपामाइन का स्तर गिर जाता है। और फिर वो एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बोरियत का शिकार हो जाता है। और मुझे लगता है इसी बोरियत से पहचान का संकट पैदा होता होगा। बिल्कुल, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। उस इंसान को लगने लगता है कि उसके अंदर ही कोई खराबी है क्योंकि वो दूसरों की तरह एक काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है। वो खुद को असफल मानने लगता है। हाँ, जबकि असल में उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, बस उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है। उसे एक ही चीज पर जिंदगी भर टिके रहना स्वाभाविक नहीं लगता। लेकिन रुको, ये मनोवैज्ञानिक पहलू सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया की सच्चाई तो कुछ और ही है ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया तो हमेशा से विशेषज्ञों को ही इनाम देती आई है। मतलब मान लीजिए किसी इंसान के घुटने में बहुत तेज दर्द है, तो वो किसी सामान्य डॉक्टर के पास जाने के बजाय घुटने के विशेषज्ञ के पास जाएगा ना। हाँ, ये तो है। और उसे ज्यादा फीस भी देगा। समाज में पैसा, रुतबा और सफलता तो विशेषज्ञों के हिस्से में ही ज्यादा आती है। तो ये जो एम टाइप वाले लोग हैं, जिन्हें हर चीज थोड़ी थोड़ी करनी है, वे इस आर्थिक व्यवस्था में सरवाइव कैसे करेंगे? क्या वे हमेशा कंफ्यूज्ड और आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए अपना जीवन नहीं बिताएंगे? ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि जुनून और शौक अपनी जगह हैं, लेकिन बिल भी तो चुकाने होते हैं ना। बिल्कुल। और एमिली वेपनिक की रिसर्च केवल समस्या नहीं बताती, बल्कि इसका बहुत ही व्यवहारिक समाधान भी देती है। अच्छा, क्या समाधान है?
वेपनिक का कहना है कि एम टाइप लोगों को बिना भटके और बिना आर्थिक नुकसान उठाए सफल होने के लिए 4 मुख्य करियर ढांचे दिए गए हैं। 4 ढांचे। हाँ, ये ऐसे आर्किटेक्चर हैं जो उनके टेस्ट एंड स्कोर की प्रक्रिया को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के साथ बहुत ही खूबसूरती से जोड़ देते हैं। तो आइए इन ढांचों को गहराई से समझते हैं। इस सूची में पहला मॉडल कौन सा है? पहला मॉडल है ग्रुप हग इंटीग्रेशन। ग्रुप हग। हाँ, अगर इसके नाम को देखें तो इसका मतलब है सबको एक साथ गले लगाना। इस मॉडल में व्यक्ति कोई ऐसा पेशा चुनता है जहां उसकी 4 से 7 अलग-अलग रुचियां और कौशल एक ही मजबूत पहचान के अंदर समाहित हो जाते हैं। ये काम कैसे करता है? मतलब कोई उदाहरण है इसका? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्टार्टअप का संस्थापक है। अब समाज की नज़र में उसकी एक ही पहचान है, स्टार्टअप फाउंडर। हाँ। लेकिन अगर हम उसकी दिनचर्या को देखें तो वह सुबह एक मार्केटर की तरह काम कर रहा होता है, दोपहर में वह एक मनोवैज्ञानिक की तरह अपनी टीम के झगड़े सुलझाता है, शाम को वह एक डेटा एनालिस्ट की तरह नंबर देखता है और रात को एक डिजाइनर की तरह अपने प्रोडक्ट का लेआउट तय करता है। ओह, अच्छा। तो मतलब समाज को लग रहा है कि वो एक विशेषज्ञ है, लेकिन असल में उसका एम टाइप दिमाग पूरे दिन अलग-अलग काम करके अपना डोपामाइन हासिल कर रहा है। बिल्कुल, वो एक ही नौकरी के अंदर कई अलग-अलग टोपियां पहन रहा है। यही इसका तंत्र है। एक आर्किटेक्ट या फिल्म डायरेक्टर के साथ भी यही होता है। फिल्म डायरेक्शन में संगीत, कहानी, फोटोग्राफी, मनोविज्ञान सब कुछ एक साथ आ जाता है। इन पेशों में स्वाभाविक रूप से कई कौशल एक साथ काम आते हैं, जिससे इंसान को बोरियत नहीं होती। अरे वाह! अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ग्रुप हग मॉडल एक स्मूदी की तरह है। स्मूदी? हाँ, मतलब मिक्सी में सेब, केला, पालक सब डाल दिया और ब्लेंड कर दिया। अब वो एक ही ड्रिंक बन गया है, लेकिन उसमें सारे अलग-अलग तत्व मौजूद हैं। क्या बात है, ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। शुक्रिया। तो अब दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल है द स्लैश मॉडल, सिनर्जी। ये ग्रुप हग से बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, इसमें इंसान अपनी रुचियों को मिलाता नहीं है, बल्कि एक ही समय में 2 या 3 बिल्कुल अलग और समानांतर भूमिकाएं निभाता है। पैरेलल भूमिकाएं। हाँ, उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्लैश संगीतकार हो सकता है। ये जो बीच में स्लैश लगा है, ये बताता है कि दोनों भूमिकाएं बिल्कुल अलग हैं। मतलब मेरी उस स्मूदी की तरह आपस में घुली मिली नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और इसका जो मनोवैज्ञानिक तंत्र है वो बहुत ही शानदार है। इस मॉडल में इंसान जानबूझकर अपने एक काम को आर्थिक सुरक्षा के लिए चुनता है और दूसरे काम को अपनी रचनात्मक संतुष्टि के लिए। जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है तो उसे पता होता है कि इसे घर का किराया जाएगा और खाना आएगा। इससे उसकी जिंदगी में एक स्थिरता आती है। और क्योंकि उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पैसा आ रहा है, इसलिए उसे अपने संगीत को बेचने का दबाव महसूस नहीं होता। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। जब संगीत से पैसा कमाने का दबाव हट जाता है तो इंसान उसे पूरी आज़ादी और खुशी के साथ कर पाता है। हाँ, वो बिना किसी स्ट्रेस के काम कर सकता है। और यही रचनात्मक आज़ादी उसके एम टाइप दिमाग को वो डोपामाइन देती है जिसकी उसे सख्त ज़रूरत होती है। दोनों काम एक दूसरे का पूरा समर्थन करते हैं। तो अगर पिछला मॉडल स्मूदी था, तो ये स्लैश मॉडल एक जापानीज बेंटो बॉक्स की तरह है। अरे हाँ, बेंटो बॉक्स। हाँ, जहाँ एक छोटे से डब्बे में चावल अलग रखे हैं, सब्जी अलग रखी है और सलाद अलग। चीज़ें एक दूसरे में मिल नहीं रही हैं, उनकी सीमाएं तय हैं, लेकिन जब पूरा बॉक्स देखा जाए तो वो मिलकर एक ही संतुलित भोजन का हिस्सा बनती हैं। ये तुलना तो ये समझने के लिए एकदम सटीक है कि दिमाग इन दो ढांचों को कैसे प्रोसेस करता है। दोनों ही तरीके एम टाइप दिमाग की भूख शांत करते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना है वो अलग होती है। बिल्कुल। अब तीसरे ढांचे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये और भी दिलचस्प होने वाला है। हाँ, तीसरा ढांचा है आइंस्टाइन मॉडल। इसका नाम मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया है। अच्छा। बहुत कम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन शुरुआत में एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। वो उनकी डे जॉब थी और काम के बाद बचे हुए समय में वे अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम करते थे। रुको, ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये स्लैश मॉडल ही है। कैसे? उसमें भी तो इंसान 2 काम कर रहा था ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और संगीतकार। तो आइंस्टीन मॉडल और स्लैश मॉडल में बुनियादी फर्क क्या है? फर्क पहचान और ऊर्जा के बंटवारे का है। देखिए, स्लैश मॉडल में व्यक्ति दोनों कामों को अपना मुख्य पेशा मानता है। वो गर्व से कहता है कि मैं कोडर भी हूं और संगीतकार भी। लेकिन आइंस्टीन मॉडल में व्यक्ति जो डे जॉब करता है
वो सिर्फ एक साधन है। अच्छा, सिर्फ पैसे के लिए? हाँ, वो एक बहुत ही साधारण 9 से 5 की नौकरी हो सकती है जिसमें बहुत ज्यादा दिमागी ऊर्जा नहीं लगती। इंसान उस नौकरी से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। उसकी असली पहचान और उसका जुनून उस पैशन प्रोजेक्ट में होता है जो वो काम के बाद करता है। अच्छा, मतलब आइंस्टाइन के लिए क्लर्क होना उनकी पहचान नहीं थी। वो नौकरी बस इसलिए थी ताकि उनके पास एक स्थिर आय हो और उनका दिमाग एकदम तनाव मुक्त रहे। बिल्कुल। जब दिमाग में ये चिंता नहीं होती कि अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा, तब वो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने पर पूरी तरह से टेस्ट एंड स्कोर कर सकता है। यही इसका असली तंत्र है। ये कॉग्निटिव लोड या दिमागी बोझ को कम करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये मॉडल उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है जिसमें इंसान सोचता रहता है कि काश मैंने अपनी उस रचनात्मक आग को न बुझने दिया होता। ये तो बहुत ही सुरक्षित और संतुलित तरीका लगता है। लेकिन मुझे याद है हमने शुरुआत में किसी पागलपन की बात की थी, जहां कोई अपना पूरा करियर शून्य से शुरू करता है। वो कौन सा मॉडल है? हाँ, वो है चौथा और सबसे चरम मॉडल, जिसे कहते हैं फीनिक्स सीक्वेंशियल मास्टरी। फीनिक्स? हाँ, फीनिक्स उस पौराणिक पक्षी का नाम है जो राख से दोबारा जन्म लेता है। ये मॉडल उन एम टाइप लोगों के लिए है जिन्हें अपनी जिंदगी में भारी विविधता चाहिए, लेकिन वे एक समय में एक ही काम पर फोकस करना पसंद करते हैं। तो ये लोग एक ही काम करते हैं, फिर ये एम टाइप कैसे हुए? क्योंकि ये एक काम जिंदगी भर नहीं करते ना। इस मॉडल में व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में पूरी तरह डूब जाता है। 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक वो उस काम को करता है, उसमें गहरी महारत हासिल करता है। और फिर एक दिन जब उसके दिमाग को लगता है कि मैंने यहाँ सब कुछ सीख लिया है, अब कुछ नया नहीं बचा, तब वो उस पूरे करियर को प्रतीकात्मक रूप से जला देता है। जला देता है? हाँ, और एक बिल्कुल नए और असंबंधित क्षेत्र में शून्य से शुरुआत करता है। लेकिन ये तो एकदम आर्थिक आत्महत्या जैसे लगता है। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है। मतलब किसी इंसान ने 10 साल लगाकर कॉर्पोरेट की दुनिया में अपना नाम बनाया, बड़ा पद हासिल किया, और फिर अचानक वो सब छोड़ के कोई बेकरी खोलने चला जाए। हाँ, अपना ही बनाया सब कुछ राख कर देना और बिल्कुल जीरो से शुरू करना, ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। कोई भी दिवालिया हो सकता है इसमें। ये डर बहुत स्वाभाविक है, और जो इंसान बिना सोचे समझे ऐसा करता है वो शायद दिवालिया हो भी जाए। लेकिन वैपनिक के शोध में इसी फीनिक्स मॉडल का एक सुधरा हुआ और बहुत ही रणनीतिक रूप बताया गया है। वो क्या है? उसे एडेप्टेबल मल्टी हाइफिनेट रिस्क मिटिगेशन कहते हैं। बाप रे, ये भारी भरकम शब्द सुनने में तो अच्छा है, लेकिन ये असल जिंदगी में जोखिम कम कैसे करता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि जब कोई इंसान राख से उठकर नया करियर शुरू करता है तो वो वास्तव में शून्य से शुरू नहीं कर रहा होता है। अच्छा, ये सिर्फ देखने वालों को शून्य लगता है। जब वो नया क्षेत्र चुनता है तो वो अनजाने में ही एक कॉमन थ्रेड या ट्रांसफरेबल स्किल्स का ध्यान रखता है। मतलब पुराने अनुभव के कुछ ऐसे औजार जो नए काम में भी फिट बैठ जाएं? बिल्कुल। जैसे आपने कॉर्पोरेट और बेकरी का उदाहरण दिया, देखने में ये दोनों क्षेत्र एकदम अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उस इंसान ने कॉर्पोरेट दुनिया में जो 10 साल बिताए हैं, वहां उसने बजट बनाना सीखा है, लीडर्स के साथ नेगोशिएट करना सीखा है, सप्लाई चेन को मैनेज करना सीखा है। हाँ, ये सब तो सीखा है। तो जब वो बेकरी खोलेगा तो उसे केक बनाना तो शायद शून्य से सीखना पड़े, लेकिन बेकरी के बिजनेस को चलाने की जो समझ है वो उसके पास पहले से। अरे हाँ, उसने असल में कुछ भी जलाया नहीं है, उसने बस अपने पुराने औजारों को एक नए मैदान में उतार दिया है। अरे अगर हम इसे वापस हमारे पहले स्रोत यानी ए खटाना के सिद्धांत से जोड़ें तो क्या ये वही टेस्ट एंड स्कोर नहीं है? अरे वाह, आपने क्या लिंक पकड़ा है ना? उस इंसान ने अपने पिछले करियर में कुछ स्किल सीखे, उन्हें समझा, और अब वो उस पुराने ज्ञान की संरचना को उठाकर एक बिल्कुल नए ढांचे में लागू कर रहा है, यानी टेस्ट कर रहा है। ये आपने एकदम सटीक कड़ी जोड़ी है। यही असल में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का सबसे ऊंचा स्तर है। जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र के ज्ञान को दूसरे बिल्कुल असंबंधित क्षेत्र में लागू करता है, तब वो सिर्फ सूचनाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उस ज्ञान की पूरी संरचना को समझकर उसे नई जगह फिट कर रहा होता है। क्या बात है! और एम टाइप दिमाग वालों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। वे दो बिल्कुल अलग दिखने वाली चीजों के बीच संबंध और पैटर्न देख सकते हैं जो
एक ऐसा विशेषज्ञ कभी नहीं देख पाएगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही कुएं में बिताई हो। तो अगर हम आज की इस पूरी गहराई से की गई चर्चा के निष्कर्ष पर आए तो हमने देखा कि सीखने के लिए सिर्फ इंटरनेट से जानकारी निगलना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली महारत के लिए खटाना का टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम चाहिए। जी हाँ। जहां हम ज्ञान को लागू करें और गलतियों से सीखें। और दूसरी तरफ जो लोग स्वभाव से कई अलग अलग चीजों में माहिर होना चाहते हैं, उन्हें खुद को गलत नहीं समझना चाहिए। एकदम सही। वैपनिक के जो 4 करियर आर्किटेक्चर हैं, ग्रुप हग, /आइंस्टाइन और फीनिक्स, ये उन्हें सिखाते हैं कि वे अपनी इस बहुमुखी प्रतिभा का प्रबंधन कैसे करें। ये ढांचे उन्हें वो रास्ता देते हैं जहां वे बिना बोर हुए, बिना अपनी पहचान खोए और बिना आर्थिक संघर्ष किए अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। ये चर्चा वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने करियर और शौक को किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन सभी स्रोतों की नींव पर खड़ा है और शायद हम सभी को उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अच्छा, वो क्या विचार है? देखिए, आज के समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि वे उन सभी कामों को आसानी से संभाल रही हैं जो अत्यधिक विशिष्ट हैं। हाँ, हाईली स्पेशलाइज्ड काम। बिल्कुल। जो काम दोहराए जाने वाले हैं, जो एक ही तय रास्ते पर चलते हैं, उन्हें मशीनें इंसानों से कहीं बेहतर और तेज कर सकती हैं। ये तो सच है। ऐसे में क्या ये मुमकिन नहीं है कि आने वाले समय में दुनिया को विशेषज्ञों की कम जरूरत हो? हाँ, ये हो सकता है। क्या ये मल्टी पोटेंशियलाइट या एम टाइप दिमाग, जो बिल्कुल असंबंधित क्षेत्रों के बीच कड़ियां जोड़ सकता है, जो अचानक बदलती दुनिया में पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजें तेजी से सीख सकता है, क्या यही भविष्य के वर्कफोर्स के लिए इंसानों का सबसे बड़ा और सबसे अहम सर्वाइवल टूल नहीं बन जाएगा? अरे बाप रे, ये बहुत ही प्रासंगिक बात है। जो इंसान खुद को एक ही खांचे में बांध लेगा, उसके लिए तो भविष्य बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। क्या पता वो सीधी और पक्की सीढ़ी जिस पर चढ़ने के लिए हमें बचपन से कहा गया है, वो आगे जाकर किसी दीवार पे ही खत्म हो जाए। सही कहा। तो क्यों ना सीढ़ियों के बीच छलांग लगाना और अपना खुद का रास्ता बनाना सीख लिया जाए। आज की इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।